बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती कंचन वर्मा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद से हिंदी की प्रवक्ता हूँ। आज बच्चों हम आपके पाठ्यक्रम में जो कथा साहित्य से संबंधित जो पाठ हैं उनमें पाठ 6 प्रायश्चित का अध्ययन करेंगे। बच्चों ये प्रायश्चित जो पाठ है इसके लिए कहानीकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों हम कथा साहित्य से संबंधित जब कहानी का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपके प्रश्न पत्र में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंक जो 5 नंबर के अंक निर्धारित होते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला पाठ का सारांश या पाठ की कथा वस्तु, दूसरा कहानी कला के तत्वों के आधार पर प्रायश्चित कहानी की समीक्षा। कहानी कला के जो तत्व हैं वो कुछ निर्धारित किए गए हैं जिनके आधार पर किसी भी कहानी की सफलता निर्भर करती है। इसके अंतर्गत कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि आते हैं। अगला जो प्रश्न होता है वो होता है इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करना। तो इसी को आधार बनाते हुए हम इस पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रायश्चित कहानी का सारांश। सबसे पहले मैं आपको इस प्रायश्चित कहानी के लेखक के बारे में थोड़ा बताऊंगी। भगवती चरण वर्मा जी इस कहानी के लेखक हैं और ये जो भगवती चरण वर्मा जी हैं वो प्रेमचंद्रोत्तर युगीन कहानीकार हैं, अर्थात प्रेमचंद्र जी के युग के बाद के कहानीकार हैं। इस युग में जो भी कहानीकारों ने अपनी कहानियाँ लिखी हैं वो सामाजिक यथार्थ चित्रण को प्रकट करती हैं और समाज में जो उस समय यथार्थ जो घटनाएं हो रही हैं, अंधविश्वास हो रहे हैं या समस्याएं हो रही हैं, उन पर उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इसीलिए जो भगवती चरण वर्मा जी की जो कहानी प्रायश्चित है ये भी एक सामाजिक यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती है। इसमें कहानीकार भगवती चरण वर्मा जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार धर्म की आड़ में जो पुरोहित लोग हैं, पंडित लोग जो हैं वो भोली भाली जनता को किस प्रकार लूटते हैं। इस कहानी की सारांश बच्चों हम अगर लिखें तो इस प्रकार इसको देखेंगे। इस कहानी का प्रारंभ रामू की बहू के आगमन से होता है। रामू की जो बहू है वो 14 वर्ष की बालिका है, बहुत कम उम्र की लड़की है। और रामू की माँ जो अर्थात रामू की बहू की सास हैं वो बहू के आ जाने पर घर की सारी चाबियाँ और जिम्मेदारी देकर अपना सारा समय पूजा पाठ में लगाने लगती हैं। अर्थात जैसे कि प्रायः सास को देखा गया है कि जब बहू घर में आ जाती है तो वो निश्चिंत हो जाती हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंप देती हैं और अपना सारा ध्यान पूजा पाठ में लगाती हैं। इसी तरह से रामू की माँ भी करती हैं। अब बेचारी मात्र 14 वर्ष की बालिका क्या जिम्मेदारी घर की उठाती, तो उससे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। वो कभी भंडार घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, कहीं काम करते करते इतनी थक जाती है कि बेचारी वहीं सो जाती है। लेकिन इसका लाभ जो है वो घर में आने जाने वाली एक कबरी बिल्ली उठाती है। वो क्या करती है, कभी भंडार घर में चली जाती है तो कभी दूध पीने लगती है, कभी दही खा जाती है, कभी कोई भी खाद्य पदार्थ जो बना हुआ होता है खाने का सामान उसको खा लेती है। अब इसका जो खामियाजा है वो बेचारी रामू की बहू को उठाना पड़ता है। हालांकि ये ऐसा जब अक्सर रोज होने लगता है तो बिल्ली के कारण सास की प्यारी होने के बाद भी रामू की बहू को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनने को मिलती है कि तुमने लापरवाही करी जिसके कारण बिल्ली ने ये नुकसान कर दिया। और उसका खामियाजा उसके पति को भी उठाना पड़ता है। जैसे कि आमतौर से सासें ताना देती हैं, तेरे कारण ये नुकसान हो गया, अब देख तेरे पति को भी ये भरना पड़ेगा। यानी कि उसके पति को भी जो खाना है वो रूखा सूखा दिया जाता है कि तुम्हारी जो पत्नी है उसने ये घर का नुकसान किया है इसलिए अब तुम्हें ऐसा खाना मिलेगा। तो बेचारे उसके पति को भी रूखा सूखा खाना पड़ता है। आखिरकार रामू की जो बहू है वो सोचती है
कि अब घर में या तो मैं रहूँगी या बिल्ली रहेगी, अर्थात अब मैं इसका काम तमाम करके या इसको भगा के ही दम लूँगी। एक दिन रामू की बहू बड़े ही प्यार से सारे घर वालों के लिए एक खीर बनाती है, उस स्वादिष्ट खीर बनाती है, उसमें बादाम मखाने इत्यादि डालकर बहुत मन से खीर बनाती है। और खीर बिल्ली ना खा ले इस डर से घर में एक ताक पर उस खीर के बर्तन को रख देती है, जिससे कि बिल्ली वहाँ पर ना पहुँच पाए। लेकिन बिल्ली तो बहुत चालाक है और वो बेचारी पान लगाने के लिए बैठ जाती है अपनी सास के लिए। लेकिन पता नहीं कहाँ से बिल्ली आती है, जबकि जानवरों के अंदर सूंघने की शक्ति तो होती ही है बहुत। अब बिल्ली सूंघ लेती है कि ये जो ताक पे बर्तन रखा हुआ है उसमें खीर रखी हुई है। अब उसका मन जब ललचाता है तो वो एक निशाना ताक के उछल के ऊपर पंजा मारती है और वो जो बर्तन रखा हुआ होता है खीर का वो नीचे गिर जाता है। और जब खीर का बर्तन नीचे गिरता है तो सारी खीर जमीन पर फैल जाती है और बिल्ली चटकारे लगा कर खूब मन से खीर खाना शुरू कर देती है। जैसे ही बर्तन गिरने की आवाज़ आती है तो रामू की बहू का माथा ठनकता है और वो भाग कर दौड़ कर जब आती है तो देखती है अरे ये क्या हुआ, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ये तो बिल्ली बड़े मज़े से खीर खा रही है। और लेकिन बिल्ली भी बड़ी चालाक है। बिल्ली जैसी देखती है रामू की बहू आ रही है और वो भाग कर खड़ी हो जाती है, यानी भाग जाती है। ये देखकर कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, रामू की बहू का तो पारा हाई हो जाता है और वो पक्का इरादा करके बैठ जाती है कि अब तो मैं इसका काम तमाम करके ही दम लूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत परेशानी पैदा कर रही है। अब सारी रात वो सोचती रहती है कि मैं क्या तरकीब अपनाऊं कि जिससे बिल्ली से मुझे छुटकारा मिल जाए। इस तरह से वो रात भर सोचती रहती है और जब वो सुबह उठती है तो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि बिल्ली देहरी पर बैठकर बड़े ही प्यार से उसे देख रही है कि देखो मैंने तुम्हें अपने पास फटकने दिया नहीं, कि तुम्हारी जितनी भी तुम तरकीब कर लोगी मैं हार नहीं मानने वाली। अब रामू की बहू को एक तरकीब सूझती है, वो सोचती है कि और उसके बाद वो एक कटोरे में दूध लाकर उसी देहली के पास रख देती है जहाँ बिल्ली बैठी हुई थी कुछ देर पहले, और पाटा लेने चली जाती है। अब जब वो पाटा लेकर लौटती है तो देखती है बिल्ली बड़े प्यार से दूध पी रही है। रामू की बहू आओ ना देखा ताओ और वो पाटा बिल्ली पर मार देती है और सीधा वो पाटा बिल्ली पर लग जाता है और बिल्ली चारों खाने चित हो जाती है। ये सारी जो घटना थी वो घर की मेहरी देख रही थी। अब मेहरी ने देखा अरे कि क्या हुआ, और वो सीधी सास के पास जाती है रामू की, यानी रामू की बहू के सास के पास। वो कहती है अरे माँ जी आपकी बहू ने तो बिल्ली मार दी। अब हमारे भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि बिल्ली का मरना जो है वो बहुत अशुभ माना जाता है और उसको एक जीव हत्या के रूप में माना जाता है, उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। अब जब मेहरी रामू की माँ को जाकर बताती है तब अब रामू की माँ भी बड़ी परेशान हो जाती है, ये क्या हो गया है, मेरी बहू ने इतना ज़्यादा बहुत पाप कर दिया। अब उसके बाद धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। घर की मिसरानी काम करना बंद कर देती है। वो कहती नहीं, जब तक बहू के पाप जो किया है बहू ने उसका पश्चाताप नहीं हो जाएगा, उसका प्रायश्चित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अब जब बात पूरे गांव में फैल जाती है तो आखिरकार पंडित परम सुख जो हैं वो बुलाए जाते हैं कि ये जो बहू ने पाप कर्म कर दिया है बिल्ली की हत्या का, अब उसका क्या करा जाए, उसका कोई ना कोई तो उपाय होगा। अब पंडित जी आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई ये घटना कब हुई। तो जब उन्हें पता लगता है कि सुबह के समय ये घटना हुई है तो वो कहते हैं कि अरे ये तो जो प्रातः काल के समय बिल्ली की अगर हत्या हो जाए तो ये कुंभी नरक का विधान होता है, यानी बहुत तगड़ा पाप होता है, उसमें नरक का भाजन बनना पड़ता है। अतः
तब रामू की माँ कहती हैं कि भाई इसका कोई तो उपाय होगा, बताइए। तब वो कहते हैं कि हाँ, एक उपाय है, अगर बिल्ली के वजन की सोने की बिल्ली दान में दी जाए और उसके बाद 21 दिन का पाठ कराया जाए, उसके साथ साथ 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक के दान देने के साथ साथ अगर 21 दिन का पाठ कराया जाए तो इस पाप से छुटकारा मिल सकता है। अब इस बात पे तो रामू की माँ कहती है ये तो बहुत खर्चे की बात है, भाई कुछ ना कुछ तो कम करिए। तो धीरे धीरे करके 11 तोले की सोने की बिल्ली की बात तय हो जाती है और पंडित परम सुख जी कहते हैं कि भाई सोना लाइए, मैं बिल्ली बनवाने के लिए जाता हूँ, 2 घंटे में लौट के आता हूँ। जैसे ही वो ये कह ही रहे थे, उनकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वही महरी जो सूचना लेकर आई थी कि आपकी बहू ने बिल्ली मार दी, वही भागी भागी दौड़ी आती है और कहती है कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। अब पंडित परम सुख तो मुंह देखते रह जाते हैं और यही कहानी का अंत हो जाता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के जो अगला प्रश्न है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर प्रायश्चित कहानी की समीक्षा, इसको देखेंगे। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कहानी कला के जो तत्व होते हैं वो कुछ निर्धारित हैं, जिनके आधार पर ही किसी कहानी की सफलता निर्भर करती है। ये इस प्रकार हैं: कथा वस्तु या कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, और देश काल या वातावरण और उद्देश्य। ये सारे जो तत्व हैं, इनके आधार पर किसी भी कहानी की सफलता निर्भर करती है। अब इन्हीं तत्वों को आधार बनाते हुए हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे कि ये कहानी अपने कहानी कला के तत्वों के आधार पर कितनी सफल है। पहला जो इसका हेडिंग है, तत्व, वो है कथा वस्तु या कथानक। ये जो कहानी है ये सामाजिक, हमारे जो भारतीय समाज है उसका यथार्थ चित्र खींचती है। ये ग्रामीण परिवेश से संबंधित है और एक ग्रामीण परिवेश के एक संपन्न परिवार से संबंधित है। ये कहानी पंडित परम सुख की धन के प्रति लालसा, यानी धन के प्रति किसी तरह से मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, चाहे कोई रास्ता मैं अपनाऊं, गलत हो या सही हो, भोली भाली जनता को ठगते हुए वो पाठक को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि धर्म की नाम पर किस प्रकार लोगों से धन वसूली की जा रही है, और ये वास्तव में यथार्थ भी है, सही भी है। और ऐसा हम हर जगह देखते हैं, यदा कदा हमें ऐसी घटनाएं सुनने में आ जाती हैं। कहानी के आरंभ से अंत तक रोचकता बनी रहती है, यानी जब पाठक इस कहानी को पढ़ता है तो उसे कौतूहल हमेशा बना रहता है कि अब क्या होगा, क्या पंडित परम सुख अपने चाल में कामयाब हो जाएंगे, क्या रामू की माँ इस अपने बहू को पाप से मुक्त कर पाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो कहानी के जो विकास है वो बहुत ही उत्तम तरीके से भगवती चरण वर्मा जी ने किया है, और महरी के द्वारा जो कहा गया वाक्य है अंतिम, वो इस कहानी के कौतूहल को शांत कर देता है। अर्थात पाठक का मन बहुत शांत हो जाता है कि चलो, रामू की माँ बहुत भारी दान देने से बच गई और रामू की जो बहू है वो पाप से भी बच गई, और इधर पंडित परम सुख को अच्छी सबक मिल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कथा वस्तु या कथानक की दृष्टि से भी ये कहानी सफल है। दूसरा इसका है पात्र एवं चरित्र चित्रण। आप देखते ही हैं कि कहानी एक छोटे क्लेवर की रचना होती है और कहानी में पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। इस कहानी में भी पात्रों की संख्या, मुख्य पात्र अगर देखे जाएं तो उनकी संख्या बहुत कम है, जैसे रामू की माँ, रामू की पत्नी यानी रामू की बहू, कबरी बिल्ली और पंडित परम सुख। ये जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के। इसके साथ साथ कुछ गौण पात्र भी हैं, जैसे महरी, इनके द्वारा भी कहानी का विकास किया गया है। कहानीकार ने पात्रों के माध्यम से यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक स्वभाव को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात कहानी के माध्यम से
कहानीकार ने पात्रों के माध्यम से बहुत यथार्थ रूप से चित्रण किया है। जैसे पंडित का अगर उसमें चित्रण किया गया है, चरित्र चित्रण, तो उसमें वास्तव में पंडित का स्वभाव कैसा होता है वो दर्शाया गया है। रामू की माँ के द्वारा सास का क्या व्यवहार होता है, सास किस तरह से अपने बहू से अपेक्षाएं करती हैं वो दिखाया गया है। और रामू की जो पत्नी अर्थात रामू की बहू जो है घर की जिम्मेदारियां किस तरह से निभाती है वो हमारे भारतीय समाज में दिखाई देता है कि बहू किस प्रकार घर की जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करती है। और सभी पात्र, जितने भी पात्र हैं इस कहानी में, वो सब अपने अपने वर्ग का बहुत सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर महरी है तो महरी के पात्र को वो पूरी तरह से दर्शा रही है। तो इस तरह से हम देखें तो पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी ये कहानी सफल है। अगला कथोपकथन या संवाद। कहानी की सफलता संवादों के द्वारा बहुत निर्भर करती है। जिस कहानी के संवाद संक्षिप्त हों, प्रभावशाली हों, रोचक हों और पाठक को बांधे रखें, वो कहानी उतनी ही सफल मानी जाती है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये कहानी पूर्णतः सफल रही है, क्योंकि इस कहानी के जो संवाद हैं वो मनोवैज्ञानिकता के साथ प्रकट होते हैं। और ये इस कहानी के जो संवादों की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें मनोवैज्ञानिकता का भी ध्यान रखा गया है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर अगर हम समीक्षा देखें तो इसके बाद आता है भाषा शैली, कि किस कहानी की भाषा प्रभाव पाठकों पर डाल रही है और पात्रों के अनुसार अगर भाषा का प्रयोग किया जाता है कहानी में। जैसे ग्रामीण परिवेश का है तो ग्रामीण परिवेश की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इस कहानी की भाषा परिष्कृत होने के साथ साथ प्रांजल है और ग्रामीण परिवेश से भी युक्त है। और मुहावरों का इसमें इतना अच्छा प्रयोग किया गया है इस कहानी में कि देखते बनता है। चित्रात्मक का मतलब अगर हम संवादों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से किसी का खाका खींच दें, यानी कि कोई भी बात अगर ऐसी है तो जो संवाद के या भाषा के माध्यम से हमारे अंदर चित्र, हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाए कि हाँ अमुक व्यक्ति ऐसा होगा, तो इस आधार पर हम देखें तो इस कहानी में चित्रात्मक और नाटकीय शैली का प्रयोग बड़ी ही सफलता से, बड़ी ही सुंदरता से किया गया है। तो इस प्रकार हम देखें भाषा और शैली के दृष्टि से भी ये कहानी पूर्णतः सफल है। देश, काल और वातावरण ये कहानी कला का अगला तत्व है। इस तत्व के आधार पर भी अगर हम कहानी का मूल्यांकन करें तो वो इस कहानी में भारतीय समाज की कुरीतियाँ, कि किस प्रकार धर्म की आड़ में लोगों को ठगा जा रहा है, क्या क्या कुरीतियाँ समाज में फैली हुई हैं, बुरी रीतियाँ फैली हुई हैं, आडंबर यानी बाहरी दिखावा कितना हो गया है, और छल कपट के द्वारा चाहे हम कैसे भी कोई भी तरीका अपनाएं लेकिन हमें धन की प्राप्ति हो जाए, छल कपट का भी यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है, जो हम यदा कदा कहीं कहीं हर समय अब भी आज भी देखते हैं। माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, ये जो संवाद है इस कहानी का निचोड़ है। और ये संवाद इस कहानी के पूरे वातावरण को चमत्कृत कर देता है, यानी पाठक का जो मन है वो एकदम आश्चर्य से भर जाता है कि अरे इस कहानी में क्या होना था, क्या हो गया। तो इस प्रकार हम देखें तो देश, काल और वातावरण की दृष्टि से भी ये कहानी सफल है। अगला इसका तत्व है उद्देश्य। जब कोई कहानीकार या रचनाकार कोई अपनी रचना करता है तो अपने मन में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर वो रचना करता है। तो भगवती चरण वर्मा जी ने भी जिस उद्देश्य को लेकर इस कहानी की रचना की है वो भी उस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज के या पाठक को अंधविश्वासों से अवगत कराना, रूढ़िवादिता यानी कि जो रूढ़ियाँ या जो रीतियाँ चली आ रही हैं उनको ही हम आज भी अपना रहे हैं, उस पर व्यंग करना कहानीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने धन के लालची लोगों से बचाने के लिए समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। पाठक को ये बताने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से कि हम किस प्रकार भोले भाले बनकर
इन चालाक लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें कि हम कहानी कला के तत्वों के आधार पर भी इस कहानी को सफल पाते हैं। बच्चों, अब हम इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है, वो हैं पंडित परम सुख। इनके चरित्र चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। परम पेटू, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, बहुत खाने वाला। इसमें जब उन्हें पता लगता है कि रामू की जो माँ है, उनकी जो बहू है, उनसे बिल्ली मारने का पाप हो गया है, तो वो उससे बचने के कुछ उपाय बताते हैं। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इसके लिए बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, 5 ब्राह्मण, तो इसके लिए वो कहते हैं कि चिंता मत करो रामू की माँ, 5 ब्राह्मणों का तो मैं अकेले ही खाना खा लूँगा, इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से ही भोजन का फल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित परम सुख परम पेटू के रूप में भी उनकी एक चारित्रिक विशेषता हमारे सामने आती है। दूसरा है लालची। पंडित परम सुख की एक और विशेषता है कि वो लालची बहुत हैं, यानी कि उनके अंदर धन को किसी भी तरह से प्राप्त करने की इच्छा है, चाहे उन्हें धर्म की आड़ लेनी पड़े या कोई और भी आडंबर रचना पड़े। जब प्रायश्चित की बात आती है तो रामू की माँ कहती हैं कि भाई मेरी बहू से जो पाप हो गया है, इसका क्या प्रायश्चित होगा। तो उसके लिए वो जो सामग्री बताते हैं, उससे साफ पता लगता है कि उनके अंदर लालची प्रवृत्ति है। जैसे वो कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि बिल्ली के बराबर के वजन की सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपस में बातचीत होती है तो आखिरकार तय होता है कि 11 तोले की सोने की बिल्ली, 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा, यानी उनके लिए ये सब बस यानी बहुत कम है। तो इससे हमें इनकी एक और चरित्र की विशेषता पता लगती है कि ये वो बहुत लालची हैं। पंडित परम सुख के चरित्र की एक और विशेषता है, वो महापाखंडी और ढोंगी हैं। यानी कि वो पाखंड के द्वारा, अर्थात जैसे ही उन्हें पता लगता है, जब वो घर आते हैं तो सबसे पहले वो ये रामू की माँ से पूछते हैं कि आखिर ये बताओ, बिल्ली का जो मारने का पाप आपकी बहू से हो गया वो हुआ कब है। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि प्रातः काल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो फौरन वो पोथी पत्रा निकालते हैं और कहते हैं कि अरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी नरक का विधान है, रामू की माँ ये तो बड़ा बुरा हुआ। अर्थात वो रामू की माँ को डरा देते हैं और ढोंग करते हैं कि ये जो बहुत भयंकर जो पाप आपकी बहू ने किया है, इसका तो बड़ा ही आपको तरीके से प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा दान करना पड़ेगा। व्यवहार कुशल और दूरदर्शी, ये पंडित परम सुख की एक और विशेषता है। वो व्यवहार कुशल बहुत हैं, अर्थात बातों के जाल में अपने यजमानों को इतना अच्छी तरह से प्रभावित कर लेते हैं कि बेचारा यजमान यानी जो उनका कस्टमर है, एक तरह से वो ना चाहते हुए भी उनके हाथ से निकल नहीं पाता। पंडित परम सुख को मानव स्वभाव की बड़ी परख है। वो भांप लेते हैं कि रामू की माँ बहुत डरी हुई हैं कि उनकी बहू से पाप हो गया है, वो किसी भी कीमत पे अपनी बहू को इस पाप से मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगी। तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें दान में देने के लिए कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब रामू की माँ ना नुकर करती हैं तो आखिरकार वो ये सोचते हैं कि ये जो भारी भरकम मालदार यजमान मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो इसके लिए वो 21 तोले की जगह 11 तोले की सोने की बिल्ली पर मान जाते हैं। इनकी चरित्र की अगली और विशेषता है भावनाओं से खिलवाड़ करने वाला। जैसे कि पता ही है, जब किसी से पाप हो जाता है तो उसके प्रायश्चित के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता ही है। लेकिन जब रामू की माँ इस प्रायश्चित का कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहती हैं या उपाय करने के लिए कहती हैं पंडित परम सुख जी से, तो वो
रामू की माँ की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और ये भी कहते हैं साथ साथ कि रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है। अर्थात खुशी की बात क्या है कि इस पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित है, इससे बचने का कोई ना कोई तरीका है, ये तो शुक्र मनाओ, ये तो बहुत खुशी की बात। लेकिन अगर तुम्हें अखरता है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा दान है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो छोड़ दो, तो ना करो, यानी कि तो मत करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने मैं चला। यानी कि इस तरह से वो भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए बहुत रामू की माँ की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। और इस तरह से ये जितनी भी चरित्र की विशेषताएं हैं वो मैंने आपको पंडित परमसुख की बताई हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये जो मैंने पाठ पढ़ाया है पूरा सारांश से लेके कहानी कला के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा और इसके मुख्य पाठ पंडित परमसुख जी का चरित्र चित्रण वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।